अगर आप ना पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है ना वो यही आता है कि हम ये पर्सनल लोन जो है वो कहाँ से ले। हम SBI से ले सकते हैं या फिर हम HDFC बैंक से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ना इंडिया के टॉप मोस्ट बैंक है और दोनों के ही ना अपने फायदे भी है और नुकसान भी है। तो आज की इस वीडियो में ना हम कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं SBI पर्सनल लोन का वर्सेस HDFC पर्सनल लोन का, जिसमें ना हम इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट, टेन्योर, प्रीपेमेंट चार्जेस और अप्रूवल टाइम, हम ना इन सारी बातों को ना ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ना आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जो फैक्टर है जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट रेट का। तो ना हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SBI के इंटरेस्ट रेट से। तो अगर आप ना SBI बैंक में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो जो एक रेंज है इंटरेस्ट रेट की जो आपको ऑफर की जाती है या फिर आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है इस रेंज में से वो है 10.05 से लेकर 15.05 तक। और ये सारे इंटरेस्ट रेट ना एक कैटेगरी के हिसाब से बांटे जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉय हो तो आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिए जाते हैं वो है 10.05 से लेकर 12% तक। और वही अगर मैं ना किसी प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में बात करूं तो उसे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 11% से लेकर मैक्सिमम 15.05% तक। और अगर आप ना SBI बैंक में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना तो आपको ना एक मिनिमम सिविल स्कोर लगता है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या फिर अगर आप कोई एक डिफेंस सेक्टर में काम करते हो तो आपके लिए ना मिनिमम 670 का सिविल स्कोर लगता है। और वही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो तो आपके लिए ना मिनिमम सिविल स्कोर लगता है 680 का। अगर इसके नीचे आपका सिविल स्कोर है तो आपकी केस ना रिजेक्ट भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं HDFC के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अगर आप ना HDFC में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये रेंज स्टार्ट होती है मिनिमम 9.99 से और मैक्सिमम ये रेंज जाती है 24% तक। तो इसमें ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके इंटरेस्ट रेट को ना डिसाइड करते हैं। उसमें से एक सिविल स्कोर तो है ही, बट उसके अलावा भी और भी कई फैक्टर्स है। जैसे कि अगर आप HDFC बैंक के ना ऑलरेडी कस्टमर हो तो आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा मिनिमम 9.99 से लेकर 15.50 तक। वही अगर आप न्यू कस्टमर हो तो आपके लिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10.50 से लेकर 20.50 तक। और वही अगर आपका सिविल स्कोर ना अगर लोअर सिविल स्कोर है तो आपके लिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे अप टू 24% तक। अब दूसरा जो पैरामीटर है वो है प्रोसेसिंग फीस का। तो अगर आप ना SBI बैंक में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर SBI में अगर आप पहले अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते थे तो आपको स्टैंडर्ड ना प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती थी, जैसे कि 1.5% प्लस 18% GST पर ना इसकी ना मिनिमम और मैक्सिमम एक कैपिंग थी। तो मिनिमम हमसे चार्ज किए जाते थे 1000 रुपये और मैक्सिमम आपसे चार्ज किए जाते थे 15,000 रुपीज। बट अभी के टाइम पे ना SBI में ना फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं। SBI में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 31 जनवरी 2026 तक ना 0 प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी। और वही अगर मैं बात करूँ HDFC के पर्सनल लोन के प्रोसेसिंग फीस के बारे में तो वहां पर ना आपसे एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है जो कि है अप टू 2.5% प्लस 18% GST। लेकिन इस पर भी ना एक मैक्सिमम कैपिंग ना लगाई गई है जो कि है अप टू 6,500 रुपीज प्लस 18% GST। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके पर्सनल लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एज क्राइटेरिया की। तो अगर आप SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स की। और वही अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम ईयर्स की तो आपकी एज होनी चाहिए 60 ईयर्स की। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी मिनिमम सैलरी की। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हो तो आपके लिए ना मिनिमम नेट सैलरी चाहिए 20,000 रुपीज। और वही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो तो आपकी ना मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 25,000 रुपीज पर मंथ। और वही अगर मैं जॉब स्टेबिलिटी की बात करूं तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हो तो आपकी मिनिमम जॉब स्टेबिलिटी होनी चाहिए 6 मंथ्स की। और वही अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपकी जॉब स्टेबिलिटी होनी चाहिए 12 मंथ्स की। और वही अगर मैं HDFC की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो HDFC में ना पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम 60 ईयर्स तक। और वही अगर मैं बात करूं मिनिमम मंथली सैलरी की तो अगर आप HDFC सैलरी अकाउंट होल्डर हो
तो आपकी मिनिमम पर मंथ सैलरी होनी चाहिए 25,000 रुपीज़। और वही अगर आप नॉन HDFC अकाउंट होल्डर हो तो आपकी पर मंथ सैलरी होनी चाहिए 50,000 रुपीज़। और वही अगर मैं बात करूँ जॉब स्टेबिलिटी की ना, तो आपका मिनिमम 2 इयर्स एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होना चाहिए और 1 साल से ना कंप्लीट आप उस कंपनी में ना जॉब करते हुए रहना चाहिए। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके लोन अमाउंट के बारे में। तो अगर आप SBI में ना पर्सनल लोन के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको ना मिनिमम लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा मिनिमम 1 लाख रुपीस का। और वही अगर मैं मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करूं तो आपको SBI में मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है 35 लाख रुपीस तक। और अगर आपको अपना लोन अमाउंट ना कैलकुलेट करना है या आपको आपकी एलिजिबिलिटी अगर चेक करनी है कि आपको कितना लोन मिल सकता है, तो उसके लिए ना SBI ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उनके वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। तो ये फॉर्मूला कहता है कि EMI/NMI ratio up to 65% and 30 times of NMI whichever is lower। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपकी 50,000 रुपीज नेट सैलरी है तो 50,000 रुपीज इंटू 65% जो कि होता है 32,500 रुपीज। तो फर्स्ट कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इतनी अमाउंट की EMI दी जाती है। अब बात करते हैं सेकंड कैलकुलेशन की, जो कि है 50,000 रुपीज इंटू 30 टाइम्स, जो कि होता है 15 लाख रुपीज। अब इन दोनों कैलकुलेशन में से फर्स्ट कैलकुलेशन और सेकंड कैलकुलेशन में से जो भी छोटा अमाउंट होगा उस अमाउंट का आपको लोन ऑफर किया जाएगा, यानी विच एवर इज लोअर। तो इसके बाद अगर हम HDFC के लोन अमाउंट की बात करें तो HDFC में ना आपको मिनिमम लोन अमाउंट ना ऑफर किया जाता है 1 लाख रुपीज का। और वही अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम लोन अमाउंट की तो आपको HDFC में ना लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है 50 लाख रुपीस का। तो SBI में ना आपको एक फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपको अपनी लोन अमाउंट को अगर कैलकुलेट करना है तो आप उस फॉर्मूला के हिसाब से आप अपना लोन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। पर HDFC में ना आपको एक ऐसा कोई फॉर्मूला ना नहीं दिया जाता। वो लोग ना कंप्लीटली आपके सिविल स्कोर पे, आपके सिविल क्राइटेरिया के हिसाब से, आपके रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आपको लोन अमाउंट ऑफर करते हैं। तो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं लोन टेन्योर के बारे में। तो अगर आप ना SBI में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम टेन्योर ना ऑफर किया जाता है मिनिमम 6 मंथ का। और वही अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टेन्योर की तो आपको मैक्सिमम ना टेन्योर दिया जाता है पर्सनल लोन के लिए, जो कि है 84 मंथ्स का, यानी 7 इयर्स का। और वही अगर मैं बात करूं HDFC के पर्सनल लोन के टेन्योर की तो आपको ना HDFC में मिनिमम 1 ईयर के लिए यानी 12 मंथ्स के लिए लोन ऑफर किया जाता है। और वही अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टेन्योर की तो आपको ना HDFC में मैक्सिमम टेन्योर दिया जाता है 7 इयर्स का, यानी 84 मंथ्स का। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं प्री पेमेंट चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। तो पहले ना SBI में आप ऐसे कोई चार्जेस नहीं हुआ करते थे, आपको प्री पेमेंट चार्जेस, आपको कोई चार्जेस चार्ज नहीं किए जाते थे। बट अभी के टाइम पे अगर आप अपने पर्सनल लोन में अगर पार्ट पेमेंट करते हो या फिर अगर फोरक्लोज करने जाते हो तो आपको ना स्पेसिफिक चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। और अभी ना आपको एक लॉकिंग पीरियड भी दिया जाता है। पहले क्या होता था ना, पहले आप लोन ले लो फिर उसके 1 महीने बाद आप कभी भी उसमें ना पार्ट पेमेंट कर सकते थे और फोरक्लोज भी कर सकते थे। बट अभी ना SBI बैंक ने ना आपको 6 मंथ का एक लॉकिंग पीरियड दिया हुआ है, यानी आप जब लोन लेते हो SBI बैंक से उस टाइम से लेकर आप 6 महीने तक आप अपने लोन में ना कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते और उसे ना फोरक्लोज भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसके चार्जेस के बारे में बात करूँ तो अगर आप विद इन 3 इयर्स के अंदर अंदर अगर आप अपने लोन को अगर क्लोज करना चाहते हो या प्रीपेमेंट करना चाहते हो तो आपको ना 2% अमाउंट ना चार्ज किया जाएगा। और वही अगर आप 3 साल के बाद अगर अपने लोन को ना अगर क्लोज करते हो तो आपको ना कोई भी चार्जेस ना चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो इस पर ना SBI बैंक ने आपको कुछ एग्जाम्पशन दिए हैं या फिर बोलो छूट दिए है कि अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आपसे कोई भी अमाउंट ना चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हो तो 6 महीने जाने के बाद ना अगर आप अपने लोन में पार्ट पेमेंट करते हो या फिर अगर आप अपने लोन में फोरक्लोज करते हो तो आपसे ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज नहीं किए जाएंगे। और वही अगर आपका सैलरी अकाउंट ना प्लैटिनम सैलरी अकाउंट में है या फिर रूडियम अगर सैलरी अकाउंट में है तो आपसे भी ना 6 महीने बाद कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किए जाएंगे। और अगर आप अपने लोन को ना SBI टू SBI ट्रांसफर करते हो तो आपको ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज नहीं किए जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स। तो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं HDFC के चार्जेस की। तो अगर आप HDFC में ना अगर कोई पर्सनल लोन लेते हो ना तो आप उसे साल भर के अंदर अंदर कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि HDFC ना आपके पर्सनल लोन अकाउंट पर ना 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड लगा कर रखता है। अगर बात करें चार्जेस की ना तो अगर आप अपने लोन को ना अगर 2 साल के अंदर अंदर अगर क्लोज करते हो तो आपको 4% प्लस 18% GST चार्ज किया जाएगा।
और वही अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अगर अपने लोन को क्लोज करते हो तो आपको 3% प्लस 18% GST चार्ज किया जाएगा। और वही अगर आप आफ्टर 36 मंथ के बाद अगर आप अपने लोन को अगर क्लोज करते हो तो आपको 2.5% प्लस 18% GST चार्ज किया जाएगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके अप्रूवल टाइम और डिसबर्समेंट की। तो अगर आप ना SBI में पर्सनल लोन के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको ना एक स्टैंडर्ड टाइम लग सकता है SBI में पर्सनल लोन के सैंक्शन के लिए, जो कि होता है 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 या 12 दिन तक। और वही अगर बात करें आपके प्री अप्रूवल ऑफर की, तो उसे भी डिसबर्स करने के लिए ना मैक्सिमम 3 से 5 दिन लगते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए। अब अगर बात करें HDFC के डिसबर्समेंट टाइम की, तो अगर आप ना HDFC के ऑलरेडी एक कस्टमर हो और अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम 10 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 4 घंटे तक लग सकते हैं अगर आप HDFC में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो। और वही अगर मैं बात करूँ अगर आप न्यू कस्टमर हो HDFC में, तो आपको ना मैक्सिमम 4 दिन लग सकते हैं, 4 वर्किंग डेज लग सकते हैं पर्सनल लोन के लिए अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट के लिए। और वही अगर मैं बात करूँ प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए ना, तो ये आपके इंस्टेंट डिसबर्स किए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रोसेस ना मोस्टली ऑनलाइन ही होती है। तो देखो यार, मैंने ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है दोनों बैंक्स के रिगार्डिंग, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि अगर दोनों बैंक्स में से बेस्ट बैंक कौन सी है जहाँ पर मैं पर्सनल लोन के लिए अगर अप्लाई कर सकता हूँ, तो देखो ये बताना ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ना आप डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आपको कैसा लोन चाहिए और आपको कितने अमाउंट तक का ना आपको लोन चाहिए। तो इसे ना आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको कौन से बैंक की सारी सर्विसेज अच्छी लगती है और आप कौन से बैंक में ना अप्लाई करना चाहोगे अगर आप पर्सनल लोन के लिए अगर अप्लाई करते हो तो। और मुझे ना नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये बैंक के फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस बैंक में अप्लाई करने वाले हो। और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा।